पिछले वीडियो में हम लोग पतले प्रिज्म के संदर्भ में विचलन अथवा विचलन कोण के संदर्भ में अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कोणीय विक्षेपण के संदर्भ में। कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन। जैसा कि आप जानते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक अवयवों में विच्छेदित हो जाता है, टूट जाता है और बैंगनी से लेकर के लाल रंग तक के अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पतले प्रिज्म के लिए सूत्र दिया गया था आपको, डेल एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहां डेल एम मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन है, या वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक और ए प्रिज्म का कोण है। सभी रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे यन यहाँ पर है, यन अपवर्तनांक है, इसका मान बैंगनी रंग के लिए अलग होगा, लाल रंग के लिए अलग होगा, पीला रंग के लिए अलग होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए हर एक रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में 7 रंग आते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, पीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अधिक अपवर्तनांक होने के कारण ही बैंगनी रंग का विचलन यानी विचलन कोण, अर्थात बैंगनी रंग की किरणों का अपने मार्ग से भटकाव, अपने मार्ग से हटने की प्रक्रिया अधिक होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, अतः लाल रंग का विचलन भी कम होता है। अन्य रंगों के विचलन बैंगनी और लाल के बीच आते हैं। इसी अपवर्तनांक के आधार पर ही कोणीय विक्षेपण की व्याख्या होती है। यह आपका प्रिज्म हो गया। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होंगे। 7 रंग जब मिक्स हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो रंग सफेद बनता है। तो श्वेत प्रकाश में अर्थात सूर्य के प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। ये किरण गई, आपतित हो रही है, आपतित किरण। अब अपवर्तन के पश्चात ये अंदर घुसे, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करिए। अब यहीं पर विचलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो बैंगनी का विचलन अधिक होता है, सबसे नीचे जाती है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।
तो इन दोनों रंगों के विचलनों के बीच का जो कोण होता है, इसी कोण को कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। अर्थात बैंगनी रंग के लिए विचलन और लाल रंग के लिए विचलन या विचलन कोण, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण और लाल रंग के लिए विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण अथवा विक्षेपण कोण कहलाता है। थीटा इज इक्वल टू डेल V माइनस डेल R। अब डेल V और डेल R का मान रख दिया जाए। जैसे अब यहाँ पर डेल V रखा जाए, बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन, तब यहाँ पर वर्तमानांक लिखेंगे NV, और यदि लाल रंग यहाँ पर लिखा जाए डेल R, तो यहाँ पर अपवर्तनांक के साथ लिखेंगे NR। थीटा इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू NV माइनस 1 इंटू A। लाल रंग के विचलन के लिए NR माइनस 1 इंटू A। अब जैसा कि यह सूत्र है, इसी में इस मान को यदि सेट किया जाए, रखा जाए, तब कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर NV माइनस 1 इंटू A माइनस NR माइनस 1 इंटू A। ये दोनों जगह है कॉमन हो जाएगा, तो NV माइनस 1 माइनस NR माइनस 1 इंटू A। अब यदि ब्रैकेट खोला जाए इसका, तो NV माइनस 1 माइनस NR प्लस 1 इंटू A। 1 1 कैंसिल हो गया। अब यही देगा आगे थीटा इज इक्वल टू NV माइनस NR इंटू A। स्पेक्ट्रम का बनना, अर्थात जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना के पीछे प्रिज्म के अंदर प्रकाश की अलग अलग किरणों के अलग अलग वेग का होना है, और अलग अलग किरणों का वेग अलग अलग होता क्यों है, इसके पीछे कारण होता है उनका अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, यान का मान अलग अलग होता है। अतः प्रिज्म के अंदर अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी के कारण श्वेत प्रकाश अपने घटकों में वियोजित हो जाता है अथवा टूट जाता है, और इसके फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगता है या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सन पावर, माध्य रंग के विचलन के सापेक्ष कोणीय विक्षेपण या कोणीय विक्षेपण कोण का मान विक्षेपण क्षमता कहलाता है।
इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विक्षेपण अथवा विक्षेपण कोण थीटा अपान माध्य रंग का विचलन। तो पीला रंग बीच में आता है, बैगनी और लाल के बीच में पीला रंग को लिया जाता है, तो ये हो जाएगा डेल। यदि लाल और बैगनी न दिया हो, कोई दूसरा दे दिया हो, जैसा कि आपको पता है 7 रंग बैगनिया पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी और लाल के बीच हम लोग माध्य रंग के रूप में लेते हैं पीले रंग को। यदि कदाचित ऐसा न दे, ऐसे देते बैगनी और नीला देते, तो बैगनी और नीले का माध्य लेना होगा। यदि अपवर्तनांक होगा तो दोनों के अपवर्तनांकों का मध्यमान ले लेंगे। यदि विचलन होगा तो दोनों के विचलनों का अंतर ले लेंगे। यदि ऐसे क्रमागत देते हरा और पीला, तब हरा पीला के बीच में कोई माध्य रंग नहीं है। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका होगा कि जो हरा का अपवर्तनांक होगा और पीला का अपवर्तनांक होगा, दोनों का मध्यमान निकाल लेंगे, उसी को माध्य कहेंगे। जो हरा का विचलन होगा, जो पीला का विचलन होगा, दोनों के विचलनों का माध्य निकाल लेंगे, तब इसके क्रमागत के संदर्भ में आ जाएगा। और यदि क्रमागत न हो, एक के बाद ठीक दूसरा रंग न आता, तब तो बैगनी और लाल के बीच हम लोगों का माध्य रंग पीला होता है, पीला रंग लिया जाता है। तो वह विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ओमेगा होता है कोणीय विक्षेपण और माध्य रंग के विचलन का अनुपात। विचलन मतलब विचलन कोण। थीटा का मान हो जाएगा आपका एन भी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल वाई को लिख सकते हैं अपवर्तनांक के पद में एन वाई माइनस 1 इंटू ए। एक प्रिज्म का कोण है एक एकांशीय, तब ओमेगा के लिए बन जाएगा एन भी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ओमेगा का मान कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता। विक्षेपण क्षमता हर प्रकाशिक यंत्र का दोष होता है। इसे न्यूनतम किया जा सकता है, लेकिन इस दोष को शून्य नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ दोष उसमें अवश्य ही रहेगा। तो ओमेगा का मान, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान या विक्षेपण क्षमता का मान शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता। यह जब भी होगा तो धनात्मक ही होगा, शून्य से अधिक ही होगा। एक और विचारणीय तथ्य यहाँ उत्पन्न होता है। प्रिज्म कांच का बना होता है, तो जिस कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी विक्षेपण क्षमता भी अधिक होती है। तो फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, अतः विक्षेपण क्षमता अधिक होगी। इसके कारण फ्लिंट कांच से बने प्रिज्म द्वारा यदि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम लिया जाए तो वह चौड़ा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कम होता है, तो क्राउन कांच से बने प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता भी कम होगी। अतः क्राउन कांच से बने प्रिज्म से लिया गया स्पेक्ट्रम विस्तृत न होकर के संकीर्ण होता है, नैरो होता है, पतला होता है।
विक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होता। सेकेंड केस फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्राउन कांच से अधिक होता है। अतः फ्लिंट कांच के प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्राउन कांच से बने प्रिज्म की तुलना में विस्तृत होता। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे लॉर्ड रायले के नियम पर। जैसा कि हम अपने आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं बादल श्वेत रंग के दिखाई देते हैं, तैरते रहते हैं, आकाश में श्वेत रंग होता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, सूर्य उगते अथवा डूबते समय लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये पूरी परिघटना प्रकीर्णन पर आधारित होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती है। तो प्रकीर्णन के संदर्भ में लॉर्ड रायले ने अपना नियम प्रतिपादित किया था, जिसकी विस्तृत व्याख्या भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किया था। तो पहले प्रकीर्णन के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे, इसके बाद रमन प्रभाव की व्याख्या करेंगे। प्रकीर्णन यदि किसी माध्यम में उपस्थित कणों या अणुओं का आकार उस माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी छोटा हो, काफी कम हो, तब माध्यम के कण अथवा अणु
आपतित प्रकाश में उपस्थित फोटान की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, फोटान को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है तथा वे दोलन करने लगते हैं। दोलन करने के दौरान माध्यम के कण अथवा अणु अपने में से पुनः फोटान अर्थात ऊर्जा या प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो प्रकाश का हर एक संभव दिशाओं में उत्सर्जन करने लगते हैं। यही प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। जब किसी माध्यम के अणुओं का आकार आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी कम हो, उस स्थिति में माध्यम के कण अथवा अणु आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके दोलन करने लगते हैं तथा दोलन के फलस्वरूप सभी संभव दिशाओं में पुनः प्रकाश का अथवा विकिरण का अथवा फोटान का अथवा वैद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करने लगते हैं। यही प्रक्रिया प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग कहलाती है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में आपतित होता है, जिसमें माध्यम के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा से बहुत कम हो, बहुत कम हो, तब माध्यम के कण आपतित प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके दोलन करने लगते हैं, ऑसिलेशन दोलन करने लगते हैं, ऑसिलेशन करने लगते हैं। इस दोलन में वे ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा अथवा तरंग दैर्घ्य E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा। ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ऊर्जा अथवा तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करने लगते हैं। यही क्रिया प्रकीर्णन स्कैटरिंग कहलाती है।
जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा के दौरान आपको बताया गया कि जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है जिसके कणों का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अत्यंत कम हो, उस स्थिति में माध्यम के कण प्रकाश में उपस्थित फोटॉन को अवशोषित कर लेते हैं। तो कोई भी फोटॉन होगा और उसकी एक निश्चित ऊर्जा होगी जिसको न्यू कहते हैं। जब निश्चित ऊर्जा होगी तो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य भी उसका होगा। न्यू c/λ। इस प्रकार से ऊर्जा का सूत्र होता है E c/λ। तो जितनी ऊर्जा अथवा जितनी तरंग दैर्घ्य का फोटॉन ग्रहण करता है माध्यम का कण अथवा अणु, दोलन करने के दौरान उत्तेजित होने के फलस्वरूप दोलन करने के दौरान पुनः उसी का अपने में से हर एक संभव दिशा में उत्सर्जन प्रारंभ कर देता है। इस परिघटना, इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। और इस प्रकीर्णन के कारण ही कुछ निश्चित परिघटनाओं के संदर्भ में एक निश्चित रंग की अनुभूति होती है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय आसमान का लाल दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना। तो प्रकीर्णन के संबंध में लॉर्ड रैले के नियम का क्या महत्व है, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों का अगला हेडिंग होगा लॉर्ड रैले का नियम। लॉर्ड रैले का नियम। लॉर्ड रैले प्रकीर्णन स्कैटरिंग में निर्गत प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी उसके मतलब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होती है। इंटेंसिटी आई, तीव्रता का संकेत आई होता है। तीव्रता की अंग्रेजी इंटेंसिटी, संकेत आई, समानुपाती। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का पावरफुल। यही लॉर्ड रैले द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष है, प्रतिपादित नियम। अब हम गौर करेंगे अपने दृश्य प्रकाश के ऊपर। बैगनी, नीला,
आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम और लाल का तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में 7500 एंगस्ट्रॉम दिया है, किसी में 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया है। वैसे मोस्ट कॉमन बैगनी का 3800 एंगस्ट्रॉम, लाल का 7800 एंगस्ट्रॉम। तो बैगनी से लाल की ओर चलने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। लैम्डा इंक्रीजेज। लाल से आगे चलेंगे IR क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन मिल जाएगा। उसके आगे चलेंगे माइक्रो रेडियन मिलेगा। बैगनी से पीछे चलेंगे तरंग दैर्घ्य आपका घटेगा, परा बैगनी मिलेगा। उसके पीछे चलेंगे एक्सरे मिलेगा। लेकिन हम लोगों की रंग पहचान करने की क्षमता निर्भर करती है केवल 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के ही बीच, यानी बैगनी से लाल तक के ही प्रकाश या रंग दृश्यमान होते हैं। यदि तरंग दैर्घ्य लाल से अधिक हो गया तब भी हम लोग नहीं देख पाएंगे, और यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से भी कम हो गया, जैसे परा बैगनी एक्सरे, उसको भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब दृश्य प्रकाश के संदर्भ में ध्यान दीजिए, बैगनी से लाल, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो जिसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा कम होगा, अब सूत्र पर गौर कीजिए, जिसका लैम्डा कम होगा उसके लिए I का मान महत्तम होगा, यानी बैगनी रंग के किरण की तीव्रता अधिक होगी प्रकीर्णन के संदर्भ में, यानी बैगनी रंग की किरणों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो यहाँ पर ये बटा में है, हर में है। किसी भी भिन्न में हर यदि अधिक हो जाए, अंश का मान डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बटा में लैम्डा है, और लैम्डा के लिए महत्तम मान लाल का है, तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो इसके आधार पर जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होगी वह कम होगी। तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया में बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसकी तीव्रता कम होती है। अब आसमान क्यों नीले रंग का दिखाई देता है, जरा इस पर चर्चा कीजिए। तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग की तुलना में नीले प्रकाश की तीव्रता 10 गुना ज्यादा होती है। बैगनी रंग की तुलना में नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता 10 गुना अधिक होती है। तो प्रकीर्णन तो दोनों का होगा, बैगनी का भी होगा, नीले का भी होगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बैगनी का, उसके बाद नीला। लेकिन जो मात्रा होती है नीला वह बैगनी से 10 गुना ज्यादा होती है। इस नाते प्रायः बैगनी की जगह पर नीले रंग का आभास होता है, और यही कारण है कि आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। अब लॉर्ड रैले के नियम की व्याख्या किस प्रकार से सीवी रमन ने प्रस्तुत की, इसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। सीवी रमन की व्याख्या क्या है प्रकीर्णन के संदर्भ में, अर्थात लॉर्ड रैले द्वारा प्रतिपादित नियम के संदर्भ में।